हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग। हम मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स को समझ रहे थे कि ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारी पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या देखते हैं, रिसर्च में हम क्या देखते हैं कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है, रिकवर करना है। अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मुझे एटलीस्ट कितना माल बेचना पड़ेगा, अगर जो प्रॉफिट मेरा डिज़ायर्ड है, जितना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ, कम से कम मुझे उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। इन चीज़ों के बारे में ये चैप्टर तुम्हारा बात करता है। बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा रिसर्च बेस है। किस पे है? रिसर्च। जहाँ तक बात करते हैं हम फॉर्मूले की, 50+ फॉर्मूले इस चैप्टर में, लेकिन हम फॉर्मूले पे हमने कल भी फॉर्मूले के हिसाब से कुछ बात नहीं की थी, हमने केवल लॉजिक्स के हिसाब से बात किया था। आज भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मैं इस बार कुछ ना कुछ एजेंसी या फ्रेंचाइज लेने वाला हूँ, ठीक है ना। इस बार मैं काम करने वाला हूँ, जो पार्कर पेन होते हैं, जो पार्कर के क्या आते हैं बच्चों, पेन आते हैं ना, उनकी मैं एजेंसी लेने का सोच रहा हूँ। मैंने पार्कर वालों को फ़ोन करके बोला, भैया मुझे बीकानेर में आपके पार्कर के प्रोडक्ट की क्या लेके आनी है, एजेंसी लेके आनी है। इस बार उन्होंने बोला कि देखो भैया, हमारे जो पेन हैं वो अलग अलग रेंज के हैं और हम एक बंदे को कंप्लीटली ऑल प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। मैंने कहा भाई साहब बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा हमारे पास में 5 टाइप के पेन हैं, आप बता दीजिए आपको उसमें से कौन से प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेनी है। मतलब कि वो प्रोडक्ट आपके अलावा बीकानेर में कोई भी होलसेलर को या रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो? तो मैंने पार्कर पेन की बीकानेर में एजेंसी लेने का सोचा है। मैंने बीकानेर के अंदर क्या किया है, पार्कर के पेन की एजेंसी लेने का सोचा है। इस बार जो मैं एजेंसी ले रहा हूँ ना, वो जो प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट है जिसकी मैं एजेंसी ले रहा हूँ, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 500 रुपये पर पेन। इस पेन की मैं बीकानेर में क्या लेके आ रहा हूँ, एजेंसी लेके आ रहा हूँ। एजेंसी का मतलब क्या हो गया कि अब से जो होलसेलर होंगे या रिटेलर होगा उसको मैं ही माल क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा। बीकानेर में जो सप्लाई आएगी पार्कर से, वो मेरे अलावा किसी के थ्रू नहीं आएगी। जैसे आप देखोगे ना, वीवो के फ़ोन की एजेंसी लोग लेके आते हैं, ओप्पो की लेके आते हैं, मैं पार्कर की इस पेन की एजेंसी लेके आ रहा हूँ, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 500 रुपये पर पेन है। क्लियर? मैंने कंपनी से पूछा कि भाई साहब 500 में तो मैं आगे सेल करूंगा। अच्छा, मैं किसको दूंगा? मैं दूंगा होलसेलर्स को। होलसेलर किसको देंगे? आगे रिटेलर को देंगे। मेरे लिए इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 है। मार्केट में ना ये पेन बिकता है 800 रुपये में। मुझे मार्केट से मतलब है या मुझे मेरे से मतलब है कि मैं कितने में बेचूंगा? बोलो। मैं ये पेन किसको बेचूंगा? टू होलसेलर। WS समझो, WS का मतलब क्या होता है? होलसेलर। मैं एजेंसी लेके आ रहा हूं, सेलिंग प्राइस 500 रुपये, मैं किसको दूंगा? होलसेलर को। होलसेलर के मार्केट में देगा रिटेलर को। रिटेलर मार्केट में क्या करेगा? MRP होती है ना, MRP, वो 800 रुपये, रिटेलर 800 बेचेगा। मेरा रिटेल का काम नहीं है, मैं तो एजेंसी लेके आ रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस का मतलब पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस का मतलब कौन सी प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस रेट पर मैं मार्केट में बेचूंगा। मेरे से कोई आगे लेके जाएगा, वो आगे मार्केट में ऊंची रेट बेचेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? मैं इस प्रोडक्ट को कितने में बेचूंगा? होलसेलर्स को 500 में बेचूंगा। मार्केट में वो कितने में बेचे? 800 में बेचे, 1000 में बेचे, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। मेरे लिए ये पेन कितने में बिकेगा? 500 में बिकेगा। तो मैं पार्कर के पेन की एजेंसी लेके आ रहा हूँ। सेलिंग प्राइस मैं दूंगा होलसेलर को। मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 रुपये पर पेन है।
मैंने कंपनी को पूछा मुझे कितने में दोगे, मुझे कितने में दोगे? कंपनी ने बोला हम आपको देंगे 400 रुपये में। कितने में? 400 रुपये। तो मेरे लिए उसकी जो परचेज कॉस्ट है, मेरे लिए उसकी क्या है, जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी है? 400 रुपीज़ पर पेन, हाँ या ना? 500 में बेचूंगा होलसेलर को, वो अब किसको कहाँ बेचता है मुझे मतलब नहीं है, मार्केट में 800 बिकता है, बिकता होगा। परचेज कॉस्ट मेरे लिए कितनी है बच्चों उसकी? 400 रुपये पर पेन की मेरे लिए क्या है उसकी परचेज कॉस्ट है। ये परचेज कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है? 400 रुपये का पेन वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। एक पेन लेके आऊँगा तो भी 400 रुपये लेंगे, 2 लेके आऊँगा तो भी 400 लेंगे। मैं बोलूँगा ट्रक का ट्रक भेजो तो भी मुझसे कितने रुपये लेंगे? वो केवल 400 लेंगे, है ना? है ना, सही बात ना? एक पेन के 400 रुपये हैं, मैं 2 बोलूँगा तो भी मुझे 400 भेजने हैं, 3 मांगूंगा तो भी मुझे 400 भेजने हैं। मैं बोलूँ ट्रक का ट्रक भेज दो, आपकी कंपनी मुझे भेज दो, ये लो 400 रुपये। एक पेन के 400 है ना, 2 लेके आऊंगा तो 800, 1200, 1600, 2000, तो वेरिएबल कॉस्ट हुई ना। कहां से फिक्स्ड कॉस्ट हुई? ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। ध्यान रखना, ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। इनके हिसाब से तो फिक्स्ड कॉस्ट है, बस 400 रुपये दे दो, कंपनी खरीद लो सामने वाले की, तुम लोग 400 में। 400 रुपये एक पेन के हैं, 2 के, 3 के, बढ़ते जाएंगे। वो खर्चा जो सेल्स क्वांटिटी के हिसाब से क्या होता है, लगातार वेरी करता है। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, सेल्स क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सेल्स क्वांटिटी, दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? 500 में बेचा, 400 में खरीदा, हमारे पास कितना बच गया? 100 रुपये पर पेन। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। बेसिकली कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं अंशदान। क्या बोलते हैं? अंशदान। अंशदान का मतलब कंट्रीब्यूशन। अब मतलब क्या है, तो हिंदी में बता दिया आपने। कंट्रीब्यूशन का पूरा मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये किस चीज के लिए है? टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब कि इस कंट्रीब्यूशन को मैं इकट्ठा करूंगा, इसमें से मैं क्या करूंगा? अपनी जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो पे कर दूंगा, उसके बाद में जो बच गया मेरे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। बच गया तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है पर पेन। यही कंट्रीब्यूशन लास्ट एग्जांपल में हमने परसेंटेज के टर्म्स में लिखा था, तो उसको हमने क्या बोला था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर रुपीस के टर्म में है तो इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज के टर्म में है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्टकट में बोलते हैं पीवीआर। तो मेरा 100 रुपये पर पेन का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसके लिए मुझे कोई शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी सी स्टाफ रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम होलसेल का है। कोई रिटेल तो शॉप अपने खोलनी नहीं है, होलसेल में अपने क्या करना है? आगे सप्लाई करना है। तो एक लड़का रखना पड़ेगा, 2 स्टाफ रखने पड़ेंगे जो बेसिकली क्या करेंगे? मार्केट में जाके सप्लाई करेंगे। तो स्टाफ की सैलरी कितनी हो जाएगी बताओ? 10-12 हज़ार में लड़का मिल जाएगा आराम से। तो 2 रख लेंगे तो 20,000 मान लेते हैं, तो 20,000 पर मंथ तो क्या है? स्टाफ की सैलरी है। एक अपने को जगह लेनी पड़ेगी गोडाउन टाइप, जहाँ पर इस माल को अपने क्या कर सकें? रख सकें। तो उसका क्या आ जाएगा? रेंट आ जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाईफाई दुकान चाहिए नहीं अपने को, छोटा मोटा गोडाउन होगा तो मान लो 10,000 रुपये का भी क्या चल जाएगा? एक डंकी लोकेशन में लेंगे 10,000 पर मंथ का गोडाउन का किराया आ जाएगा। बिजली पानी थोड़े बहुत मान लेते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये के 5,000 मान लो, तो जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बिजली पानी खर्चा कितना मान लेते हैं? 5,000। तो कुल मिला के अपने वहाँ खर्चा कितना हो गया? 35,000 रुपीज़ पर मंथ की मेरी कॉस्ट हो गई। अब ये एजेंसी में लाने का सोच रहा हूँ, तो मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैं पार्कर पेन की एजेंसी लाने का सोच रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा होलसेलर को, कितने में बेचूंगा? 500 में। होलसेलर बेचेगा कि कितने में? मार्केट में मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो कितने में बेच। तो ये जो है ना, ये हमारे किसी लिए काम की नहीं है। मेरे काम की वो चीज़ है जितने में मैं मार्केट में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ मैं मार्केट में? 500 में बेचता हूँ। होलसेलर से अगर रिटेलर कितने में लेके जा रहा है, रिटेलर से जो तुम्हारा फाइनल कंज्यूमर है कितने में लेके जा रहा है, उससे को उस चीज़ का अपने से कोई मतलब नहीं है। अपने लिए सेल प्राइस कितनी है उसकी? 500 रुपये पर पेन है। तो मैंने पार्कर की एजेंसी ले ली, सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 रुपये पर पेन। मैं होलसेलर को बेचूंगा, वो आके मार्केट में बेचते रहेंगे।
परचेज कॉस्ट कितनी है, मैं कंपनी से परचेज करूंगा 400 रुपये पर पेन में, तो ये जो परचेज कॉस्ट है ना, कॉस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। तो ये जो मेरे लिए कॉस्ट है ना, परचेज कॉस्ट, ये मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? एक पेन पे 400 है, 2 खरीदूंगा तो 800, 3 खरीदूंगा 1200, 4 खरीदूंगा तो लगातार क्वांटिटी के हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज, वो मेरे लिए क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर 500 में बेचा, 400 में खरीदा, 100 रुपये पर पेन मेरे पास बच जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अब इस दुकान को, अगर मैं इस बिजनेस को, एजेंसी को खोलता हूं, तो यहाँ पर मुझे इतना खर्चा पर मंथ 35,000 का पर मंथ मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ये अब जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में टेंशन क्या होती है, यार एटलीस्ट कितना माल बेचना पड़ेगा, तब जाके अपने ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। बताइए कम से कम कितना माल बेचना पड़ेगा कि मेरे ये सारे एक्सपेंडिचर रिकवर हो जाए। तो सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी, वो ये है, कैलकुलेट मिनिमम सेल्स क्वांटिटी। मिनिमम सेल्स क्वांटिटी का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि यार ये खर्चा रिकवर कर लो। अच्छा, इस एक्सपेंडिचर को रिकवर कर लेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर बताइए कितनी मिनिमम सेल्स क्वांटिटी मुझे रखनी पड़ेगी, कितनी मिनिमम क्वांटिटी मुझे बेचनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंच जाऊं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेसिकली मुझे मिनिमम सेल्स क्वांटिटी निकालनी है, किसके लिए? एट ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए कम से कम कितने पेन मुझे बेचने पड़ेंगे पर मंथ। एक पेन पे कितने बच जाते हैं? 100, 2 पे 200, 300, 400, इस प्रकार से टोटल मिला के कितना पैसा? 35,000 रुपए मुझे इकट्ठे करने हैं। तो 35,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए 35,000 बट्टा 500, क्योंकि अगर 500 के साथ बात करूंगा तो 500 तो मेरे है ही नहीं ना, मेरा क्या है? 100 है। तो जो आपके पास बच जाता है आपके फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, जो आपके पास बच जाता है आपके प्रॉफिट के लिए, जो आपका है, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो मेरे लिए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 रुपीज। 35,000 रुपीज के फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे कम से कम कितने पेन बेचने पड़ेंगे? 35,000 डिवाइड बाय 100 कितना भाई? 350 पेन। ये जो है ना, ये पर मंथ निकाल रहा हूं। क्वेश्चन बोले कि पर एनम में निकालो तो पेन निकालो तो यहां कितने हो जाएंगे? 35,000 इंटू 12, और बटा में भी क्या हो जाएगा? 100 इंटू कुछ भी बोल देंगे, इंटू 12 करना है, ऊपर भी 12 कर देंगे, नीचे भी 12 कर देंगे, सब जगह 12 कर देंगे, आंसर भी 12 लिख देंगे। समझ लो ना, एक पेन पे कंट्रीब्यूशन तो 100 ही रहेगा ना, पर पेन तो कंट्रीब्यूशन 100 रहेगा, 1200 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंपनी का, पर पेन तो 100 ही रहेगा ना। तो अगर पर एनम पे निकालें तो ऊपर क्या करना? 12 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं पर मंथ निकालना तो छोड़ देना। क्लियर? सेकंड नंबर, अगर बाय चांस हमारे दुकान में जो सेल है इस महीने, वो अगर 650 पेन की हो गई, तो अगर बाय चांस मैंने 650 पेन बेच दिए तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बताइए, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स क्वांटिटी इज 650 यूनिट्स। बताइए अगर सेल्स क्वांटिटी आपकी 650 यूनिट हो तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? एक पेन पे कितना बच जाता है? 100। तो बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 650 इंटू 100, इसमें से क्या जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, बाकी जो बच गया वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये वो कंट्रीब्यूशन है जिससे हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं, देन रिमाइंडर जो पैसा बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो कोई पूछे कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बोलना कंट्रीब्यूशन मींस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन वो पैसा है जो हमने अर्न किया है, जिसमें से पहले हम क्या करेंगे? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो पे कर देंगे, और जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर? थर्ड नंबर,
अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, सिंपल सा पूछता हूँ मैं आपसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 18,000 रुपये हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए, 18,000 हो जाए, तो बताओ कि मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि 18,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाए, तो बताओ मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। सेल्स क्वांटिटी इफ जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है वो कितना है, 18,000 रुपीज़। बताओ अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट हो जाए 18,000 का, तो मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। 18,000 बटा 100, 180। पहले तो मुझे क्या देखना है, पहले तो अपनी ये वाली कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके बाद बात करनी है किस चीज़ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, हाँ या ना। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 18,000 का प्रॉफिट चाहिए, 18,000 का। ये कितनी होगी, ये तो 35 रहेगी। इसका मतलब आपको 18,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए एटलीस्ट जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 18,000 प्लस 35,000 कितना हो गया, 53,000। तो एटलीस्ट 53,000 का कंट्रीब्यूशन मुझे कमाना है। टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे जो अर्न करना है वो 53,000 का है, और पर पेन मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 100 का। तो बताओ मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, बात समझ आ गई ना। तो अगर प्रॉफिट चाहिए मुझे कितना, 18,000 का, ये कितना होगा, 35,000। तो मेरा टोटल जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहां 18 यहां 35, कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 35,000 कितना हो जाएगा, 53,000। तो बताइए कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए आपका 53,000 का, एक पीस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 100 रुपए का। तो बताओ कम से कम कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। तो मैं काम कर दूंगा, इसी में क्या कर दूंगा, जो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर पेन है वो कितना है, 100 है, उसका डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 530 पेन या यूनिट बोल दो। कम से कम आपको 530 यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सोल्ड करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई। तो ये जो चीज़ है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का रिसर्च हो रहा है कि क्या करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। एक एग्जांपल हमने कल लिया था, एक एग्जांपल बेसिक मैंने अभी आपके सामने लिया। पहले इस एग्जांपल को नोट करो, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद में वापस इसी टॉपिक पर आएंगे। नोट करने की हैबिट डेवलप कर लो साथ साथ में। आपको लगता है कि ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी कसम खा लो नोट करना ही है। रीज़न ये है कि अभी वो चीज़ क्या लग रही है, सिंपल लग रही है, घर जाने के बाद वो लोग ने हाँ यार सर ने कुछ बताया तो था, ये याद नहीं आ रहा। नोट करने की हैबिट डेवलप कर लो। और एक बात ध्यान रखना, जिस तरीके से तुम क्लास में नोट करते हो ना, वो ही तरीके से तुम एग्जाम का पेपर अटेंड करके आओगे। लिख के रख लो। जैसी हैंडराइटिंग हमारी क्लास में होती है ना, वैसी हैंडराइटिंग कहाँ आती है, एग्जाम में आती है। ऐसा क्यों, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे मेंस में भी क्या करोगे, वैसे ही करके आओगे। तो साल भर जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, वहाँ पर वैसा ही होना है। हम सोचते हैं कि अभी तो ये काम करते हैं, गंदा गंदा नोट कर लेते हैं, वहाँ अच्छा लिख के आएंगे, नहीं लिख सकते। जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी, वो क्या कर लोगे आप। तो नोट करें साथ साथ। हाँ जी, मिटा दो 2 मिनट। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक।
लेबर पूरा लिखो। हाँ बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग के और आगे नए कंसेप्ट करने से पहले एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिखा है। एट 5000 यूनिट अगर मैं 5000 यूनिट बनाता हूँ तो मटेरियल लगता है 50,000 का, लेबर लगता है 20,000 का, रेंट लगता है 10,000 का, और सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन का मतलब हमारे पास में जो स्टाफ काम करता है ना, उसको हम सैलरी भी दे रहे हैं और साथ में उसको कमीशन भी दे रहे हैं। अच्छा, सैलरी तो होती है फिक्स और कमीशन होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो यहाँ पर सैलरी एंड कमीशन है उसका 9,000 का, और सैलरी कमीशन कितना है यहाँ पर 11,000 का, मटेरियल है 70,000 का, 28,000 की, और रेंट कितना है 10,000 का। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, और कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आइडेंटिफाई करना आपको आ गया तो आगे आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के जो कंसेप्ट है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले बताइए कि तुम बताओ कि इसमें से कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है। रेंट तो फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड है। इसमें ये फिक्स्ड है वेरिएबल है, मुझे तो बताओ ना। वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है, क्या है। उसके लिए पहले हम बात करते हैं कि बताइए वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर या क्वांटिटी के डिक्रीज होने पे क्या होती है, चेंज होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है दैट वेरी का मतलब बदलना, वेरी विद सेल्स क्वांटिटी। अगर मुझे बताइए कि प्रशांत सर हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर टीचर्स रखे हुए हैं या हम प्रशांत सर के साथ में काम कर रहे हैं। प्रशांत सर मुझे बोलते हैं कि मनीष सर एक बच्चा कॉस्टिंग का आएगा तो मैं आपको 4,000 रुपये दूंगा, 2 आगे तो 8, 10 आगे तो 40, 20 आगे तो 80, 100 आगे तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा। लेकिन पर बच्चे पे कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना पर स्टूडेंट। तो मुझे 4,000 मिलेगा या धीरे धीरे कम होता रहेगा। इकोनॉमिक्स फाउंडेशन धीरे धीरे कम होता है, ऐसे कम होगा, न्याल हो गया फिर तो मेरा। प्रशांत से बोलते हैं मनीष सर देखो एक बच्चे पर 4,000 मिलेगा लेकिन जितने बच्चे पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है। मैं भाई मेरे यहाँ तो नहीं होती, मेरे तो कम मत करवाना। एक बच्चे पे 4,000 मिलते हैं तो 100 पे कितने मिलेंगे, 100 इंटू 4,000 मतलब पर पीस तो पर स्टूडेंट तो क्या रहा, कांस्टेंट ही रहा ना। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है सेल्स क्वांटिटी के साथ वेरी करती है लेकिन पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। वहां पर बदलती थी फाउंडेशन में, यहाँ बदलती नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, लर्निंग कर्व जिसको बोलते हैं। हम यहाँ पर लर्निंग कर्व को इग्नोर करते हैं। जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में देखना कि लर्निंग कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था। सेकंड नंबर जो मेन बात समझने वाली है ना, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो सेल्स क्वांटिटी के साथ वेरी करती है लेकिन पर यूनिट वाइज ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। यूनिट बेसिस पे क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब पर यूनिट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बताइए फर्स्ट एक्सपेंडिचर को किस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करोगे, 5,000 पे 50,000 पर पीस 10 तो 7 पे कितना होना चाहिए, 70,000 हो रहा है। तो ये कॉस्ट किस कैटेगरी में आइडेंटिफाई हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहां पर लिख दूंगा वेरिएबल बी।
सेकंड बताइए 20,000, 28,000, 5,000 पे 20,000 पर पीस 4 पर पीस 4 है तो 7,000 पे कितनी होनी चाहिए? 28,000 होनी चाहिए। 28 है या नहीं है? तो क्या है? ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट की पहचान क्या हो गई? सेल्स क्वांटिटी पे वेरी करती है लेकिन रिमेन कांस्टेंट ऑन यूनिट बेसिस, मतलब कि जो पर यूनिट बेसिस पर ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। देख लो 20,000 में 5 का भाग देंगे तो 4 रुपये, 28 में 7 का डिवाइड करोगे तो भी कितना आ रहा है? 4 रुपये आ रहा है। कोई लर्निंग कर्व यहाँ पर नहीं होता। रेंट 10,000 बनाओगे तो खर्च 5,000 बनाओगे तो खर्चा कितना? 10,000 का। पर पीस कितना हुआ? 2 रुपया। लेकिन अगर आप 7,000 बनाओगे तो भी 10,000 पर पीस तो आपका कम हो गया। फिर क्या बोलो इसको? कौन सी कॉस्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होती है? बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट होती हमेशा क्या होती है? सेल्स क्वांटिटी के हिसाब से वेरी नहीं करती, मतलब के डज नॉट वेरी विद सेल्स क्वांटिटी। अच्छा, क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या पर यूनिट सेम रहती है? फिक्स्ड कॉस्ट तो वो चीज है जितनी ज्यादा यूनिट बढ़ेगी ना, पर पीस का जो बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे एक टीचर रख लिए, वो 10,000 रुपये ले रहे हैं 1 महीने के, उनको 10,000 दे रहे हैं 1 महीने के। 10 बच्चे आए तो पर बच्चे पर हमें कितनी कॉस्ट पड़ी? 10,000 का टीचर को दे रहे हैं। 10 स्टूडेंट आए तो एक बच्चे पर हमें कितनी कॉस्ट आई? 1,000 रुपये आई। ये क्लास में बच्चे 20 हो गए तो हमें एक बच्चे पर उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 500 पड़ी ना। फिक्स्ड कॉस्ट अपना बर्डन जो है ना वो फिक्स्ड अमाउंट पर लेके आती है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या करते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है? पर पीस पे आने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। जिस चीज के बारे में आप लोगों ने लर्निंग कर्व में पढ़ा होगा, सॉरी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, पर पीस जो हमारी कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना वो किस चीज का होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ जाने के कारण फिक्स्ड कॉस्ट का जो एक्सपेंडिचर है जैसे वो फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस पे? यहां 5,000 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहां पर 7,000 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इससे क्या हुआ? जो पर पीस कॉस्ट है वो क्या हो गई? कम हो गई। बस में आ गई ना। डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ऑन यूनिट बेसिस, मतलब यूनिट बेसिस पर वो कांस्टेंट नहीं रहती। यहां पर यूनिट बेसिस पे देखो तो कितना है? 2 रुपीज, और यहां यूनिट पे देखता हूं तो 1.66 के आसपास आएगा। यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट नहीं रहती। क्लियर? ये फिक्स्ड हो गया। ये कौन सा खर्चा है? 9,000 डिवाइड बाय 5,000 करना कितना होता है? 9,000 डिवाइड बाय 5,000 1.8। 11,000 डिवाइड बाय 7,000 वेरिएबल तो नहीं है। वेरिएबल होती तो यहां पर भी 4 रुपए, मतलब यहां 10 था तो यहां पर भी 10 है, यहां 4 है तो यहां पर भी 4 है। वेरिएबल होती तो यहां पर पीस सेम रहती, तो ये फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड होती तो सेल्स क्वांटिटी हिसाब से वेरी नहीं करती। जैसे ये फिक्स थी 10,000, दैट मीन्स ये जो है ना तो इसके अंदर फिक्स्ड, मतलब इसको मैं ना तो फिक्स्ड बोल सकता हूं ना मैं इसको वेरिएबल बोल सकता हूं। तो क्या माना जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी कॉस्ट में दो चीजों का एक साथ इंक्लूजन होता है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट का भी इंक्लूजन है और साथ में फिक्स्ड कॉस्ट का भी इंक्लूजन है ना, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सर जैसे कि बिजली का बिल आता है, बहुत से एग्जांपल है छोरे ने। बिजली बिल आता है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके महीने के 1,000 रुपये। टोटल जो बिल देखोगे ना उसमें क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट का तो बटन है ही है, लेकिन साथ में नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई क्या करते हैं?
जो भी रेट पर यूनिट चल रही है उसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, बिल में जोड़ देते हैं। तो वो जो बिल आ रहा है ना, वो किस चीज़ का है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का साथ मिलके है। अब मुझे बात तो बताओ, एग्जांपल देता हूँ। प्रशांत ने मुझे बोला मनी से समर्थ में पढ़ा लो। मैंने कितना दोगे कि एक बच्चे पर 2,000 रुपये। मैंने कहा नहीं पोसाएगा। मैंने कहा मान लो बच्चे कम हुए तो फिर तो सैलरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है काम करते हैं, 20,000 तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे ना, पर बच्चे पर मैं आपको 1,500 रुपये और दूंगा। अब बताओ 20,000 तो फिक्स हो गया, ऊपर से 20 स्टूडेंट और आ गए, बताओ मुझे कितना मिलेगा? 20 तो मिलेगा मिलेगा। पर स्टूडेंट मेरे पास कितना और मिल रहा है, 1,500। 20 स्टूडेंट आ गए तो कितना हो गया, 20 इंटू 1,500 कितना हो गया, 30,000 वो हो गए, 20 वो हो गए, 50 मिल गया। तो 50 जो मुझे मिला है वो क्या है, वेरिएबल है फिक्स्ड है? सेमी वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों का एलिमेंट होता है, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों के जो होता है ना मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, उनका इंक्लूजन होता है। तो लिख लेना, विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ बोथ, विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें दोनों के कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं, वेरिएबल का भी और फिक्स्ड का भी। उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ गई? सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर मेरी जो ये मैंने 5,000 बनाए थे मान लो 2018 में, ये बनाए थे मैंने किस में, 2019 में। अब 2020 में मेरी जो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है वो 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। बताओ कितनी कॉस्ट आएगी? कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। बताओ कितनी कॉस्ट आने की संभावना है? बताओ अगर मेरी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी कितनी हो, 10,000 हो, तो बताओ टोटल कितनी कॉस्ट आने की संभावना है? बताओ बच्चों। बताओ कितना आएगा? 10,000 पे बताओ कितना आएगा? मटेरियल कितना आएगा? एक पीस पे मटेरियल कितना है? एक पे 10 है ना, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा? मैं लाल कालों पीड़ों 1 लाख का तो आ गया तुम्हारे पास में मटेरियल। लेबर कितना आ जाएगा? 20,000 का लेबर है, 5,000 रुपये, तो 4 रुपये पर पीस हो गया। यहाँ पर भी 4 रुपये, यहाँ पर भी 4 रुपये, कितना हुआ? 40,000। ये तो भाई फिक्स्ड है, ये तो डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू सेल्स क्वांटिटी। कितना हो जाएगा? ये तो 10,000 रहेगा। आप देखोगे ना, अगर 10,000 बनाऊंगा तो भी 10,000 आएगा, तो मतलब कि एक पीस पर कितना एक्सपेंडिचर का बर्डन आया? 1 रुपया आया। तो देखना, बड़ी जो कंपनी होती है ना, जिनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट उनकी बहुत सारी क्वांटिटी पे बंट गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो पर पीस पे जो खर्चा है वो कम आया। लेकिन छोटी कंपनियां जो होती है ना, वो बेचारी सेल्स प्राइस कम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कम कर सकती? उनके ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट का ऑब्लिगेशन पर पीस क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, तो उनके लिए दिक्कत वो हो जाती है। तभी तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जितना प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे, पर पीस कॉस्ट कम होगी, तो आप सेल प्राइस को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, या आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को, कंट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ये कितना होगा? कैसे 14,000? अब इसमें ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। तो इसको आगे ले जाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से सेमी वेरिएबल का कितना पोर्शन है उसको अलग करना पड़ेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट का कितना पोर्शन है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। बताइए इसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग कैसे किया जाए? वेरिएबल कॉस्ट को अलग कैसे किया जाए? आपने वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, 9,000 है ना, किस लेवल पर है? 7 पे जाते ही कितना हो गया? 11। मतलब कि 2,000 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई। कौन सी वाली कॉस्ट बढ़ी होगी 2,000 में? फिक्स तो बढ़ती नहीं। जब मैं 9 से 11 पे चला गया, मतलब कि जो क्वांटिटी कितनी थी, 5 से
7 पे आ गया, तो मेरी कॉस्ट भी तो क्या होगी 2000 से बढ़ गई, मतलब कि 2000 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई किस पर, 2000 एक्स्ट्रा क्वांटिटी पर। तो कौन सी कॉस्ट बढ़ती है एक्स्ट्रा क्वांटिटी को इंक्रीज करने से, क्वांटिटी इंक्रीज करने से कौन सी कॉस्ट इंक्रीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला था डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, याद है क्या, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ 2000 का, मतलब 2000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है 2000 एक्स्ट्रा यूनिट पर, तो पर यूनिट कितना खर्चा हुआ 1 रुपीज का। तो कितना हो जाएगा डेल्टा टीसी डेल्टा क्यू करोगे तो 2000 डिवाइड बाय 2000 कितना हुआ 1। अब मुझे बताओ कि इसमें वेरिएबल का पोर्शन कितना है, वेरिएबल कितना है 1 रुपया, तो 5000 रुपये कितना हुआ 5000 वेरिएबल है और टोटल कितना है 9, मतलब कि जो एक्स्ट्रा वाले 4000 है वो कौन से वाले हैं, फिक्स्ड वाले हैं। यहां चेक कर लो वेरिएबल कितना है ₹1, तो 7000 पे 7000 होगा, एक्स्ट्रा कितना है 4000, वो कौन सा वाला है, फिक्स वाला है। बात समझ आ गई। 7175 किसी की सुनने से क्या स्कूटी 7175, हाँ जी बात समझ आ गई। मुझे बताओ कि अगर 1 रुपी का तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है तो 2018 में तुम्हारी जो कॉस्ट आ रही है वो 9000 है। इस 9000 में से अगर मैं किसको हटा दूं, ये 9000 कौन सी वाली है तुम्हारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं। इस सेमी वेरिएबल में से अगर मैं वेरिएबल लेस कर दूं, वेरिएबल कितना है 5000 इंटू 1, अगर सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दूं तो जो रिमेनिंग 4000 निकल के आ रहा है ना, वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। बताइए यहां कितना खर्चा होगा, 4000 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो फिक्स्ड है, ऊपर से 1 रुपया पर पीस का हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, कितना हो जाएगा 14000। बात समझ आ गई। तो ये एक ऐसा टॉपिक है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब आपको जो मैंने ये भी एग्जांपल करवाया, सेमी वेरिएबल अलग करो, वेरिएबल अलग करो, फिक्स अलग करो, ये मैंने आपको पहली क्लास में करवाया ना, लिख के रख लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो लास्ट क्लास होगी उसमें भी मैं तुम्हें यही टॉपिक करवा रहा हूँ। लेकिन तुम बोलोगे तब सर ये कुछ नया लग रहा है, जब करोगे ना क्लास में तब आपको क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। लेकिन थोड़े दिन छोड़ दोगे ना, जब वापस ये चैप्टर हट गए, जब लास्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो मैं बोलूँगा आपको याद होगा आपने मार्जिनल कॉस्टिंग किया था, आप बोलोगे सर कुछ याद नहीं है, क्योंकि रिवीजन तो हम वापस कभी करते ही नहीं है हम। क्योंकि देखो हम स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद में घर बैठ के क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे सिलेबस पूरा होता है घर बैठ सब कुछ क्या लगता है नया, फिर फोन करते हैं सर वो आपकी वीडियो चालू कर दो ना, वो वीडियो दे दो ना, वो वापस रिवीजन करना था, पहले वाला तो साहब कुछ, हाँ यार ना। इसलिए फायदा तुम्हारा ये हो जाएगा कि अभी तुम क्लास में अटेंड कर रहे हो, साथ साथ मैं तुम्हें वीडियो का बैकअप भेज रहा हूँ। तो जब संडे को मंडे को जिस दिन फ्री हो आप लोग उस दिन पूरा चैप्टर उठा लो, जिस दिन भी आप लोग ना आज हम फ्री हैं उस दिन पूरा चैप्टर उठा लो, उसकी वीडियो को आप 1.5 पे लेके फटाफट चैप्टर को क्या कर लो, रिमाइंड कर लें, आपके लिए फायदा रहेगा। क्लियर है, ये टॉपिक यहाँ पर समझाया मैंने आपको। यही टॉपिक बार बार इंस्टॉलमेंट्स में आता रहेगा अप टू योर लास्ट क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, चलता रहेगा ये एग्जाम्पल। क्लियर है। एक क्वेश्चन टाइम क्या हुआ है, बच गए। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हो सकता है मैं आपको प्रिंट आउट नोट्स दे दूंगा, उससे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।